जय जिनेंद्र, स्वागत है सभी का एनएस लर्निंग नेवर स्टॉप लर्निंग चैनल पर। तो आज है 21 जून और 21 जून को मनाया जाता है योगा दिवस, योग दिवस। हैप्पी योगा डे सभी को। तो ये जो 21 जून है वो जो है साल का सबसे लंबा दिन होता है, द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। सभी को पता ही होगा, सभी लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना तो पता होगा। तो आज हम पढ़ रहे हैं धारा नंबर 40 और 41। इससे पीछे वाली जो धारा थी 38 और 39 हम चैप्टर 6 की पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 6 हमारा खत्म हो जाएगा। चैप्टर 6 कंटिन्यूटी में रहेगा। धारा नंबर 38 से 43 इसके अंदर है और प्रिविलेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इसका टॉपिक है। सहकारी समितियों के विशेष अधिकार हम पढ़ रहे हैं। धारा 40 का शीर्षक है वेस्टिंग ऑफ लैंड्स इन जॉइंट फार्मिंग सोसाइटी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट। संयुक्त कृषि समिति में भूमि का निहित होना और अनुबंध का पंजीकरण। एक प्रकार की यहाँ पे समिति है, संयुक्त कृषि समिति, और ये क्या करती हैं, जो भूमि होती है उनको यहाँ पे समूहीकृत करती है। अलग अलग लोगों से छोटी छोटी भूमि का जो टुकड़ा होता है उसको वो इकट्ठा करके एक समूह बनाती हैं और इसका बाकायदा क्या किया जाता है, एक एग्रीमेंट भी बनाया जाता है जिसका रजिस्ट्रेशन होना हम इस धारा में पढ़ने वाले हैं। धारा नंबर 40 उपधारा 1। नियमों के तहत संयुक्त कृषि समिति का प्रत्येक सदस्य, इसका प्रत्येक सदस्य जिसकी भूमि को उपनियमों में निर्धारित तरीके से जमा किया जाता है। इस समिति का जो भी सदस्य होता है वो क्या करता है, अपनी अपनी भूमि को यहाँ पर समिति में जमा करवा देता है। किसके तहत, उपनियमों में निर्धारित तरीके से। फिर क्या होता है, संबंधित सोसाइटी संयुक्त कृषि समिति के साथ एक समझौते को निष्पादित करती है। एक एग्रीमेंट यहाँ पे बनाया जाता है किसके बीच में, संबंधित सोसाइटी और संयुक्त कृषि समिति के साथ, जिसमें उस अवधि को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसके लिए भूमि संयुक्त कृषि समिति में निहित होगी। यानी कि जितने समय के लिए कोई व्यक्ति अपनी भूमि को संयुक्त कृषि समिति में निहित कर रहा है, एक तरीके से जमा करवा रहा है, उसकी क्या होती है, यहाँ पर अवधि निर्दिष्ट की जाती है इस समझौते के अंदर, और जिस आधार पर उसकी आय का हिस्सा भी निर्धारित किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति संयुक्त कृषि समिति में अपनी कोई भी भूमि का टुकड़ा देता है या जमा करता है तो वहाँ पे उसके लिए उसको क्या दिया जाता है, उसकी आय का हिस्सा भी दिया जाता है। जिस मतलब उसका जो भी आकार होता है भूमि का, उसी के अकॉर्डिंग उसकी वहाँ पर आय भी बन जाती है। यानी कि एक तरीके से उसको सैलरी भी पे की जाती है जिसकी भूमि होती है। तो आप लोग इस धारा को पढ़ करके एक इमेज बनाए अपने माइंड में कि क्या होता है यहाँ पर। जैसे संयुक्त की बात हो रही है, संयुक्त यानी बहुत सारी चीज़ें मिल करके के क्या हो रही है, इकट्ठी हो रही है एक जगह पे। ठीक है, ये अलग अलग लैंड है, अलग अलग भूमि है, अलग अलग सदस्यों की, और इनको क्या कर लिया गया है, इस तरीके से समूहीकृत कर लिया गया है। और किसके अंतर्गत है ये सभी, संयुक्त कृषि समिति में। ठीक है, तो यहाँ पे जो सदस्य होते हैं वो जिस तरीके से लोग पैसे जमा कराने जाते हैं बैंक के अंदर, ठीक है, कोई 1000 जमा कराता है, कोई 10,000, कोई लाख, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, लोग अपनी जो भी छोटी बड़ी भूमि होती है वो यहाँ पर संयुक्त कृषि समिति के पास जमा करा देते हैं और उसके बदले में जो समिति होती है वो उनको बाकायदा पेमेंट भी करती है। ठीक है, तो ये है धारा नंबर 41 में। धारा नंबर 40 उपधारा 2। उपधारा 1 के तहत निष्पादित कोई भी समझौता तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि ऐसा समझौता उप रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकृत नहीं किया जाता है। तो जो भी एग्रीमेंट यहाँ पे बनेगा समिति के बीच में और किसके बीच में, संयुक्त कृषि समिति के बीच में, और इससे संबंधित जो सोसाइटी है, इन दोनों के बीच में जो भी एग्रीमेंट यहाँ पर बनेगा उसकी यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं। तो जो भी यहाँ पे समझौता बनेगा उसके पहले उसका क्या होना चाहिए, उसका पंजीकरण होना चाहिए। किसके द्वारा, उप रजिस्ट्रार के द्वारा।
तो क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा यहाँ पर कि जो एग्रीमेंट बनता है भूमि का वो किसके द्वारा पंजीकृत किया जाता है, तो वो पंजीकृत किया जाता है सब रजिस्ट्रार के द्वारा। इसको आप सब रजिस्ट्रार भी पढ़ सकते हैं और उप रजिस्ट्रार भी पढ़ सकते हैं। तो उप रजिस्ट्रार के द्वारा इसका, इस समझौते का क्या होता है, पंजीकरण होता है। और यदि इसका पंजीकरण नहीं होता है तो उस समझौते को अमान्य घोषित कर दिया जाता है। यानी कि क्या जरूरी है, यहाँ पर पंजीकरण करवाना जरूरी है। धारा नंबर 40 उपधारा 3। देखिए, आप लोगों ने यदि किसी सोसाइटी को अपनी ज़मीन दे दी, ठीक है, उसका कुछ अवधि थी कि हम 5 सालों के लिए आपको ये ज़मीन दे रहे हैं, ठीक है, सोसाइटी को आपने ज़मीन दे दी, तो 5 साल के बाद क्या होगा, आफ्टर 5 ईयर्स जिसकी जो ज़मीन थी वो अपनी ज़मीन वापस अपने कब्जे में ले लेगा। ये चीज़ आ रही है धारा नंबर 43 में। तो समझौतों की अवधि की समाप्ति के बाद सदस्यों में जैसा कि समझौते से पहले थी ऐसी भूमि संबंधित को वापस कर दी जाएगी। भाई अगर आपके समझौते की समाप्ति हो गई है तो क्या होगा, जिसकी भूमि जिसको वापस रिटर्न कर दी जाएगी। तो बशर्ते यहाँ पर कुछ ऐसी ज़मीन भी होती है जो सरकार द्वारा प्रोवाइडेड होती है या नगर पालिका या सरकार के किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी प्रोवाइडेड हो सकती है। तो ऐसी जो भूमि होगी आवंटित या पट्टे या किराए पर दी गई होगी, वहाँ ऐसी भूमि संबंधित को वापस कर दी जाएगी। जहाँ सोसाइटी ने भूमि का उपयोग क्या कर दिया है, उपयोग करना बंद कर दिया है। यदि उस भूमि का उपयोग करना बंद कर दिया है सोसाइटी ने, तो क्या होगा, जो जिसकी भी ज़मीन थी उसे वापस कर दी जाएगी। इतना ही है धारा नंबर 43 में। अब पढ़ते हैं धारा नंबर 41। धारा नंबर 40 हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से ज़मीन जो है वो सोसाइटी के कब्जे में आती है। उसके बाद उसका क्या किया जाता है, रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक क्या होगी, वो अमान्य होगी। और उसके बाद जब उसकी जो अवधि है वो ख़त्म हो जाती है, उसका जो एग्रीमेंट की अवधि है वो समझौता ख़त्म हो जाता है, तो जिसकी ज़मीन जिस भी सदस्य की होती है उसे वापस सोसाइटी क्या कर देती है, उसे रिटर्न कर देती है। तो ये तीनों बातें हमने किस में पढ़ी थी, धारा नंबर 40 में। अब हम पढ़ते हैं धारा नंबर 41। तो धारा नंबर 41 का शीर्षक है डिडक्शन फ्रॉम सैलरी टू मीट सोसाइटीज़ क्लेम इन सर्टेन केसेस। कुछ मामलों में समिति के दावों को पूरा करने के लिए वेतन से कटौती। इसको इस तरीके से समझिएगा, सपोज़ कोई इंसान किसी फर्म में, किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहा है। सपोज़ हम एक ले लेते हैं SBI बैंक को ले लेते हैं, यहाँ पे सब लोग इससे परिचित हैं, सबसे पुराना बैंक है इंडिया का, ठीक है। तो अब ये जो SBI है, यहाँ का कोई एम्प्लॉई है, यहाँ का कोई क्या है, एम्प्लॉई है जो यहाँ पर क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। तो SBI क्या कहलाएगा, एम्प्लॉयर कहलाएगा, नियोक्ता कहलाएगा, ठीक है। तो अब जो ये एम्प्लॉई है इससे क्या कर रहा है, सैलरी प्राप्त करेगा कि नहीं करेगा हर महीने, ठीक है। हर एक माह बाद इसको अपना क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी, अपना वेतन मिलेगा। लेकिन इसी बीच क्या करता है एम्प्लॉई, इस SBI बैंक से एक होम लोन ले लेता है, ठीक है। अपना घर बनाने के लिए क्या करता है, एक होम लोन ले लेता है। अब ये जब होम लोन लेगा तो क्या होगा, इसकी सैलरी से SBI बैंक क्या करेगा, किश्त काटेगा ना, किश्तों के रूप में इससे वापस भरपाई करेगा लोन की, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि वेतन से किस तरीके से कटौती होती है, और भी हम तरीके देखते हैं कि समिति किस प्रकार से वेतन से कटौती करती है। आइए देखते हैं धारा नंबर 41 में। ऐसे ही बताना था क्या, या ज़्यादा ही समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, है ना। धारा नंबर 41(3). देखिए इसमें क्या हो रहा है कि अब जो व्यक्ति है वो जॉब किसी और स्टेट में कर रहा है, ठीक है, और जो उसकी सहकारी सोसाइटी है वो किसी और स्टेट में है। तो यहाँ पर दो अलग अलग स्टेट की क्या हो रही है, बात हो रही है,
ठीक है, दो अलग अलग स्टेट की बात हो रही है, तो ऐसे केस में क्या होगा, देखिए पढ़ते हैं। जहाँ किसी भी राज्य में लागू किसी भी कानून के तहत पंजीकृत या पंजीकृत समझी गई किसी सोसाइटी से लिखित में मांग, अब ये सोसाइटी क्या करती हैं, जहाँ पर भी कोई एम्प्लॉई इसका कार्यरत होता है जिस इंस्टीट्यूट में, वहाँ पर वो लिखित में सूचना भेजती है कि इस फलाने बंदे के जो सैलरी है उससे हमें इतना पैसा डिडक्ट करके आप हमें प्रोवाइड करवाइए, क्योंकि उसका जो लोन है वो हमारे यहाँ पे चल रहा है। तो ये लिखित में जो मांग है वो उस एम्प्लॉयर को जाती है। तो उस सोसाइटी के सदस्य के संबंध में जो इस समय इस राज्य में कार्यरत है, तो नियोक्ता द्वारा प्राप्त किया जाता है। नियोक्ता कौन हो गया, एम्प्लॉयर हो गया। जैसे मैंने आपको एसबीआई बताया था ना, एसबीआई में कार्य कर रहा है तो एसबीआई उसका क्या हो गया, एम्प्लॉयर, और वो व्यक्ति क्या हो गया, एम्प्लॉई। तो नियोक्ता द्वारा प्राप्त किया जाता है, मांग पर कार्य किया जाएगा, जैसे कि यह राज्य में एक समिति द्वारा किया गया था। कहने का मतलब, अगर समिति दूसरे स्टेट में है और एम्प्लॉयर दूसरे स्टेट में है, एम्प्लॉयर को आप लोग नियोक्ता भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसे नियोक्ता कह दीजिए या एम्प्लॉयर कह दीजिए। तो जो समिति है वो किसी और स्टेट में है और नियोक्ता किसी और स्टेट में है, यहाँ पे ऐसी बात हो रही है। तो अब क्या करेगी सोसाइटी जो है, वो नियोक्ता के पास में लेटर भेजेगी लिखित में कि इतनी इसकी जो राशि है वो डिडक्ट करके आप हमारे पास 14 डेज़ के अंदर पहुंचा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर उसी तरीके से काम किया जाएगा। ऐसे समझा जाएगा कि इसी स्टेट की अगर कोई सोसाइटी इनको ऐसा पत्र भेजती, ऐसी लिखित में मांग करती, वैसा ही काम दूसरे स्टेट की सोसाइटी के लिए भी होगा, यानी कि अन्य स्टेट की सोसाइटियों की बात भी यहाँ पर क्या होगी, लागू होगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। धारा नंबर 41(4), आप लोग जिस भी धारा को पढ़ रहे हैं सबसे पहले इसका टॉपिक अपने मन में ज़रूर रखिएगा। इसका जो टॉपिक है वो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि क्या था, वेतन से कटौती हो रही है यहाँ पर, ठीक है। क्या हो रही है यहाँ पर, व्यक्ति के वेतन से कटौती हो रही है, ठीक है। इससे संबंधित हम धाराएं पढ़ रहे हैं, तो इसको रीड आउट करते हैं। पूर्वगामी उपखंड के तहत की गई मांग की प्राप्ति के बाद नियोक्ता किसी भी समय संबंधित सदस्य को देय वेतन या मजदूरी से मांग में निर्दिष्ट राशि की कटौती करने में क्या रहता है, विफल रहता है। क्या हो रहा था वहाँ पर, समिति ने एसबीआई को क्या कहा था कि आप इसकी जो सैलरी आप इस बंदे को देते हैं उसमें से इतने रुपए काट करके आप डायरेक्ट हमें दे दीजिए, क्योंकि उस बंदे का हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है, लोन चल रहा है। एक तरीके से जो किश्त काटी जाती है वो चीज़ यहाँ पे है। लेकिन अब यहाँ पे एसबीआई क्या हो रहा है, विफल हो रहा है कटौती करने में, यानी कि उसने जिस बंदे का लोन चल रहा था समिति में उसको सैलरी में से कटौती नहीं की। या फिर क्या केस बन रहा है, समिति को कटौती की गई राशि को भेजने में चूक करता है, यानी कि जो एसबीआई है वो जो किश्त समिति को भेजनी थी उसमें क्या कर रहा है, ये चूक कर रहा है, यानी कि नहीं भेज रहा है। कुल मिलाकर के ये क्या कर रहा है, इसकी जो किश्त है समिति को जो देनी थी वो नहीं भेज रहा है। तो नियोक्ता क्या करेगा, उसके भुगतान के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा, क्योंकि समिति तो रिटर्न में लेटर भेज चुकी है एसबीआई के पास में कि इस व्यक्ति की जो सैलरी है उसमें से कुछ पार्ट हमें चाहिए, ठीक है। तो अब अगर समिति, ये जो एसबीआई है जो कि एम्प्लॉयर के रूप में है, नियोक्ता के रूप में है, अगर ये किसी भी कारण से विफल रहता है समिति को पेमेंट करने में, तो इसकी पर्सनली जिम्मेदारी किसकी होगी, इसी की होगी, एम्प्लॉयर की ही यहाँ पर जिम्मेदारी होगी। किसी भी तरीके से उसको क्या करना पड़ेगा, समिति को पैसा तो चुकाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो राशि जो है वो सोसाइटी की ओर से उससे भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूली जाएगी, ठीक है। अब एसबीआई क्या कर रहा है, समिति को पेमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन जो समिति है वो क्या करेगी, वसूली तो करेगी किसी न किसी रूप में, और वसूली किस रूप में करेगी, भू राजस्व के बकाया के रूप में। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और इस प्रकार देय राशि नियोक्ता की ऐसी देयता के संबंध में
बकाया मजदूरी के रूप में प्राथमिकता में होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।